नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 आर्टिकल्स मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आर्टिकल है सुहासिनी हल्दर जी का, एज अ रीजनल लीडर नॉट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस। देखिए यहाँ पे सुहासिनी हल्दर जी प्रेसिडेंट मोदी जी के रिजीम से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी की सरकार है इससे खासा नजर आ रही है और ये अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है 2-3 इशू पे। एक तो अफगान इशू को लेकर व्यक्त कर रही है। अफगानिस्तान में जो तालिबान का टेक ओवर है, जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब ये टेक ओवर हो रहा था और टेक ओवर के बाद तीनों जो अप्रोचेस रही हैं बीजेपी सरकार की, इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं बहुत बुरी तरीके से सुहासिनी हल्दर जी। सुहासिनी हल्दर जी चाइना के साथ जो हमारी सरकार ने जैसे आप कह लो कि इंटरैक्ट किया है उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। और इसके साथ साथ हमारे इमीडिएट नेबरहुड में हम जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे क्रिटिसाइज करिए। मतलब ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी मूव्स जो इंडिया के रहे हैं उसको सुहासिनी हल्दर जी यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रही। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, अलग से डिस्कस करूंगा, यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे कि एक न्यूज ये है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि 18 से 20 दिसंबर के बीच में 68 तमिलनाडु के फिशरमैन को इंटरनेशनल वाटर्स में, इंटरनेशनल क्या मतलब, अब आपको पता ही है कि जो पाक स्ट्रेट वाला इलाका है वहां पे इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्रीज के बीच में, ओशनिक बाउंड्रीज के बीच में कोई प्रॉपर सेग्रीगेशन है नहीं। तो अक्सर कर हमारे तमिलनाडु के फिशरमैन अपने डीप सी ट्रॉलर्स लेके निकल जाते हैं श्रीलंका की साइड पे, और श्रीलंका की साइड पे डीप सी ट्रॉलर्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो श्रीलंकन नेवी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब हमारे फिशरमैन मजाक बन के रह गए हैं, कभी पाकिस्तान की नेवी पकड़ लेती है मार देती है, कभी श्रीलंका की नेवी पकड़ लेती है और हम लोग सिर्फ बातचीत ही करते रह जाते हैं। अच्छा, हमारी सरकारें भी क्या करें, हमारे यहाँ गरीबी इतनी ज्यादा है कि फिशरमैन जानते हैं कि जब वो फिशिंग करने जा रहे हैं तो मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो निकल पड़ते हैं, ठीक है, सर पे कफन बांध के। तो इस कंटेक्स्ट में अभी ये जो 68 तमिलनाडु के फिशरमैन को अरेस्ट किया, इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन साहब, इनकी क्या डिमांड है, पहले ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई हैं, क्या ऐसी सरकारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिससे इन फिशरमैन को इस प्रकार की फिशिंग एक्सपेडिशन में जाने से रोका जा सके, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई, इसको देखेंगे। फिर भाई इंडिया में ओमिक्रॉन के 200 केसेस पाए जा चुके हैं, तो एक अलार्म बेल रिंगिंग है भाई। चूंकि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, 200 कंफर्म्ड केसेस अब तक मिल चुके हैं। आपको पता है कि ओमिक्रॉन कंफर्म करने के लिए जब कोई कोविड-19 पॉजिटिव करे, उसके सैंपल को आप जेनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजो इंसाकॉग में, वहां से जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि हाँ भाई ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट था। तो 200 कंफर्म केसेस मिले हैं, तो आराम से 1000-2000 तो होंगे ही, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में ये ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैलेगा, इसको लेके यूनियन गवर्नमेंट काफी डरी हुई है। सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखा है, लेटर में क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल तैयारी कैसी है, इन सब चीजों के बारे में आर्टिकल में बातें हैं, इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लुकिंग बियॉन्ड द फॉरेस्ट राइट एक्ट। बेसिकली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो कुछ भी देता है, एक्चुअली में हमारे देश में जितना ट्राइबल्स के लिए किया जाना चाहिए उतना किया नहीं गया है। बस ये एक बात इस आर्टिकल में बताएगी। मधुसूदन बंदी साहब फैकल्टी मैनेजर हैं, फैकल्टी हैं गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च अहमदाबाद में। इनका क्या बोलना है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेके, ट्राइबल लोगों के वेलफेयर को लेके, इसको इस आर्टिकल में बताया गया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूं। शुरुआत करूंगा इस आर्टिकल से, ट्रबल्ड वाटर्स। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इट स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेंबर्स का स्वागत मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में करूंगा, बहुत सारे मेंबर्स का स्वागत पेंडिंग है, आई विल डू इट। तो मोर एफर्ट शुड बी मेड टू वीन अवे फिशरमैन फ्रॉम ट्रॉलर्स। देखिए 68 तमिलनाडु के फिशरमैन को यहाँ पे श्रीलंकन अथॉरिटीज द्वारा अरेस्ट कर लिया गया 18 से 20 दिसंबर के बीच में, और उनकी 10 बोट्स को भी यहाँ पे कब्जा कर लिया गया। अब इस कंटेक्स्ट में ये 68 लोग श्रीलंका की जेलों में पहुंच चुके हैं, तो इनको छुड़ाना अपने आप में एक बड़ी बात होगी। देखिए पहले 4, 5, 6, 7 ऐसे पकड़े जाते थे तो उतना ध्यान नहीं जाता था, अब एकदम से 68 पकड़ लिए गए, तो भाई इंडिया अभी हिल गया है। ओवरऑल इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तमिलनाडु में काफी बवाल है, एम.के. स्टालिन पीछे पड़ गए हैं सरकार के। तो इस कंटेक्स्ट में जो इंडियन हाई कमीशन है श्रीलंका में, भाई वो बहुत बुरी तरीके से काम कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इन 68 मछुआरों को छुड़ा लिया जाए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन साहब ने चिट्ठी लिखी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को, और बोला कि इनको छुड़ाने के साथ साथ जो 75 फिशिंग बोट फंसी हुई श्रीलंका के अंदर तमिलनाडु के फिशरमैन की, उनको भी छुड़ाओ। तो ये फिशिंग बोट भी तो इन तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे ये लोग फिशिंग करेंगे। तो भाई अच्छा,
कम से कम ये जो श्रीलंका में हमारे फिशरमैन पकड़े जाते हैं इनको छोड़ दिया जाता है, पाकिस्तान में जो हमारे फिशरमैन पकड़े जाते हैं उनको तो छोड़ा भी नहीं जाता है। तो अभी के लिए क्या हुआ कि तमिलनाडु में अक्सर कर फिशरमैन पकड़े जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये एक रूटीन एफर्ट बन गया, रूटीन अफेयर बन गया, मतलब अक्सर कर ये होते ही रहता है, हमारे फिशरमैन पकड़ा, श्रीलंका की नेवी ने पकड़ लिया। अब इस बीच में कुछ मौतें भी हो जाती हैं। जनवरी 2021 में रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में 4 फिशरमैन की मौत हो गई। बेसिकली ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के थे 4 फिशरमैन। ये जिस पर्टिकुलर वेसल के साथ फिशिंग कर रहे थे वो एक श्रीलंकन नेवी के वेसल से टकरा गया और इनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा ही केस हुआ था अक्टूबर 2021 में जहां पर फिशरमैन की मृत्यु हुई थी। तो ये जो पाक बे फिशिंग डिस्प्यूट है इसके रेजोल्यूशन की जरूरत है। ये इंडिया रहा, इधर श्रीलंका रहा, तो यहाँ पे जो पाक बे है, यहाँ पे जो फिशिंग डिस्प्यूट है, जो फिशिंग बाउंड्रीज, इसको रेजोल्यूशन की जरूरत है। और इसको रिजॉल्व करने के लिए फिशरमैन को भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा और दोनों देश की सरकारों को भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बात है ह्यूमैनिटेरियन और लाइवलीहुड इशू की। जब बात आती है आपके खाने पीने की, जब बात आती है आपके पेट भरने की, तो आप जल्दी सरकारी डायरेक्टिव्स को, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को सुनते नहीं हो। तो ये जब फिशरमैन फिशिंग करने निकलते हैं, इनको पता है कि भाई उस तरफ श्रीलंका की नेवी पकड़ सकती है, लेकिन ये तब भी निकल सकते हैं क्योंकि इनके लाइवलीहुड का मैटर, ये खाएंगे क्या अगर निकलेंगे नहीं तो। ओके, फिर एक जो बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है इंडियन और श्रीलंकन अथॉरिटीज की इशू, श्रीलंकन अथॉरिटीज का ये बोलना है बॉटम ट्रॉलर्स का इस्तेमाल मत करो। इनफैक्ट श्रीलंका का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है, जाफना के आसपास का जो इलाका है, वहां पे जो मछुआरे हैं वो बॉटम ट्रॉलर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका ये बोलना है इससे ओशनिक बेड खराब हो जाता है और फिश की ब्रीडिंग की कंडीशंस नहीं बचती हैं, लॉन्ग टर्म में फिश वहां पे फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे जो तमिलनाडु के फिशरमैन है वो बॉटम ट्रॉलर्स लेके ही घूमते हैं और ट्रॉलिंग करते हैं ओशनिक डेप्थ की, जिससे कि इकोसिस्टम खराब हो जाता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है बॉटम ट्रॉलिंग जिसको श्रीलंका में बैन कर रखा है, लेकिन तमिलनाडु वाले कर रहे हैं, तो चूंकि तमिलनाडु वाले कर रहे हैं तो श्रीलंका नेवी इनको पकड़ ले जाती है। एक तो ये इशू है। दूसरा भाई, यहां पे श्रीलंका के फिशरमैन के पर्सपेक्टिव को भी दे रखा है। श्रीलंका के जो नॉर्दर्न प्रोविंस के फिशरमैन है वो ऑलरेडी अभी भी ब्रूटल सिविल वॉर के आउटकम में है। आपको पता है श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक हालत बहुत बेकार है, इंडिया से भी गई गुजरी है, बदतर है। तो अभी अभी वहां पे सिविल वॉर खत्म हुआ है, सिविल वॉर के आउटकम के बाद वो लोग जस्ट रिकवरी कर रहे हैं। अभी उसी कंटेक्स्ट में अगर उनका जो लिमिटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है उसमें भी इंडिया की तरफ से फिशरमैन जाके घुसेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। हालांकि हमारी तरफ के जो मछुआरे हैं वो भी कोई बहुत अमीर नहीं है, वो भी बहुत गरीब है, तो वो निकल पड़ते हैं अपनी बोट्स को लेके। फिर ये तमिल वाला इशू उठाता है, श्रीलंका वर्सेस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस वाला इशू उठाता है। तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया? सबसे पहले तो भारत सरकार ने एक 1600 करोड़ रुपए की स्कीम चलाई, जिसके अंदर भारत सरकार ने बोला कि भाई 3 साल के अंदर ये जो 2000 बॉटम ट्रॉलर्स हैं डीप सी फिशिंग बोट्स के साथ, इनको हम लोग लॉन्ग लाइन से लगाएंगे, गिल नेट से लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि भाई इन फिशिंग बोट्स को एफिशिएंट बनाया जा सके। तो एक 1600 करोड़ रुपए की स्कीम चलाई गई, 2000 बॉटम ट्रॉलर्स की बजाय डीप सी फिशिंग बोट्स को लाने की बात की गई। अब आप बोलोगे सर ये डीप सी फिशिंग बोट्स कैसी दिखती हैं? तो कुछ इस प्रकार की दिखती हैं आपको डीप सी फिशिंग बोट्स, थोड़ी कुछ हाई टेक टाइप की हो गई, बिल्कुल ऐसी भी नहीं अभी जिस प्रकार से ये दिख रही है आपको स्क्रीन पे, थोड़ी बहुत मतलब एडवांस लेवल पे कि आप बोट लेके बिल्कुल अंदर तक चले गए समुंदर के और वहां पे जाके आपने फिशिंग कर ली, डीप सी में चले गए। अभी ये जो पाक स्टे वाली जो फिशिंग हो रही है ना वो डीप सी नहीं, क्योंकि बॉटम ट्रॉलिंग हो रही है। डीप सी में मतलब आपको बॉटम मिलेगा ही नहीं, आप आराम से मछलियां पकड़ सकते हो। तो इस प्रकार की बोट्स को लाने की बातचीत चल रही है, इसके लिए सरकार ने 1600 करोड़ रुपया भी यहाँ पे एलोकेट किया है। लेकिन ये भी प्रॉब्लमैटिक है। होता यह है कि 70% कॉस्ट इस बोट को लाने की उठानी है केंद्र की सरकार को, तमिलनाडु की सरकार को, बची हुई 30% कॉस्ट उठानी है फार्मर को। अब ये जो फार्मर है जो कि यहाँ पे जाके फिशिंग करते हैं, ये दिन की 300-400 दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं। 300-400 रुपए की दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों के साथ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी बोट को खरीदने में। तो ऑब्वियस सी बात है वो बोट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। और अभी भी जो बोटों को लेके वो निकल जाते हैं समुद्र में, वो भी किसी दूसरे ओनर की हैं। तो वो जो दूसरा ओनर है वो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के यहाँ पे मूड में नहीं है, क्योंकि फिशिंग में भी जो मार्जिन्स हैं काफी कम होते हैं, ठीक है। तो इतने हैवी इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट करने के मूड में है नहीं है मछुआरे। तो उसके चलते ओवरऑल ये जो 1600 करोड़ रुपए अलॉकेट किए गए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो अब तो ये बात आके रह गई कि या तो पूरी की पूरी बोट दे दो तुम फार्मर को,
अगर तुम ये सोचो कि 30% बोर्ड की कॉस्ट फार्मर उठाएगा, तो वो यहां नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर दो तीन चीजें शुरू करने की बात की गई है। एक तो सी केज फार्मिंग, एक सी ओशन रैंचिंग। क्या है ये सी केज फार्मिंग, इसको समझते हैं। तो देखिए, सी केज फार्मिंग में क्या होता है कि आपको इस प्रकार से छोटे छोटी केजेस बना दी जाती है समुद्र के अंदर, ठीक है। पास से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा डीप में। तो इन केजेस का क्या होता है कि पानी इनके अंदर से आराम से फ्लो कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार से इन केजेस को बनाया जाता है कि मछलियां इन केजेस के अंदर तो घुस जाती हैं, बट इन केजेस से बाहर नहीं निकल पाती। तो मछलियां इन केजेस के बीच में ट्रैप हो जाती हैं और फिर उन मछलियों को हम पकड़ लेते हैं। तो इन सी केज फार्मिंग के थ्रू कुछ कुछ ओशन रैंचिंग भी ऐसी होती है। इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग आगे आने वाले समय में अपने ओशनिक जो कम्युनिटी है, जो फार्मर्स की फ्रेटर्निटी है, उसकी मदद कर सकते हैं। बहरहाल के लिए सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो 68 फिशरमैन को पकड़ा गया है, इनको रिलीज कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वार्निंग बेल्स। इंडिया मस्ट इंश्योर मोर अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, मेडिसिन एंड वैक्सीन टू डील विद ओमिक्रॉन। क्या बताया जा रहा है भैया, 200 केसेस हाईली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन वेरिएंट के इंडिया में पाए जा चुके हैं और केंद्र सरकार हाई अलर्ट पे। तो इस कंटेक्स्ट में केंद्र सरकार थोड़ा डर गई है, डरना भी चाहिए, पहले से हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। केंद्र की सरकार ने चिट्ठी लिखी है सारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरीज को, ठीक, मतलब केंद्र के यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने सारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को चिट्ठी लिखी और बोला कि भैया वर्स्ट के लिए तैयार हो। वर्स्ट क्या हमने देखा था, तो हमने सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक के दौरान वर्स्ट देखा था। तो ओमिक्रॉन अभी के लिए जो फैल रहा है वो 3 गुना ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। किससे? डेल्टा वेरिएंट से। डेल्टा वेरिएंट अपने आप में इतना खतरनाक था, डेल्टा वेरिएंट से भी 3 गुना ज्यादा फैलने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं, डेल्टा वेरिएंट का जो इंपैक्ट था मोर्टेलिटी के फॉर्म में आपकी हेल्थ के ऊपर, वो ज्यादा खतरनाक था। ओमिक्रॉन फैल तो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेज रहा है, लेकिन हेल्थ के ऊपर कितना खतरनाक इंपैक्ट है इसके बारे में ज्यादा अभी डाटा है नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के हिसाब से कि उतना डेंजरस इंपैक्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू मोर्टेलिटी एंड सीवियरिटी ओमिक्रॉन का, लेकिन फैल बहुत तेजी से रहा है। तो अब देखा जाए तो ग्रेटर फोरसाइट, डाटा एनालिसिस, डायनेमिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रिक्ट एंड प्रॉम्प्ट कंटेनमेंट एक्शन, ये सब करने की यहां पे जरूरत है ओमिक्रॉन को रोकने के लिए। तो कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे ध्यान रखने के लिए बोला यहां पे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरीज को। क्या स्पेसिफिक पैरामीटर? कि भाई मान लो किसी जगह पे कोविड की टेस्टिंग हो रही है और वहां पे कोविड की टेस्टिंग में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा निकला है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए अब तक जितना भी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो 10% के आसपास ही होवर किया, उससे कम ही रहा है। तो अगर 10% से ज्यादा का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट किसी लोकेलिटी में या किसी कम्युनिटी में या किसी पर्टिकुलर इलाके में या स्टेट में निकल के आता है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि कोई ना कोई इन्फेक्शियस वेरिएंट उस पर्टिकुलर जगह पे फैल रहा है। तो हम पकड़ सकते हैं कि भाई ओमिक्रॉन तो नहीं आ गया। दूसरा भाई, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इतने ज्यादा कोविड के केसेस आ जाएं कि वहां पे बेड ऑक्यूपेंसी रेट 40% से ज्यादा हो जाए। तो 40% से ज्यादा मतलब इमरजेंसी, एकदम से बहुत सारे पेशेंट्स आ गए, 40% से ज्यादा बेड्स ऑक्यूपाई हो गए, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो इन सब पैरामीटर्स पे स्पेसिफिकली चीफ सेक्रेटरीज को ध्यान रखने को कहा गया ताकि पहले से ही ओवरऑल अथॉरिटीज तैयार रहें ओमिक्रॉन के इंपैक्ट को झेलने के लिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ताकत दी गई कि वो रात में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, मैरिजेस के नंबर्स को कर्टेल कर सकते हैं, लार्ज गैदरिंग्स को रेगुलेट कर सकते हैं, फ्यूनरल्स को रेगुलेट कर सकते हैं, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ये सब यहां बताया जा रहा है। अभी के लिए ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली से निकल के आ रहे हैं, उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, केरला और गुजरात। इंडिया का डेली काउंट अगर आप कोरोना का देखो तो 10,000 से कम है पिछले पूरे महीने में, तो एक बड़ा ही पॉजिटिव फिगर है। मई 2020 से लेके अब तक का सबसे पॉजिटिव फिगर है और अभी हम कोरोना की वेव से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि भाई 90% एडल्ट पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट हो चुकी है एक डोज से। तो लास्ट साल जब मार्च अप्रैल 2020 में कोरोना फैला था उसके कंपैरिजन में, और इस साल ये जो मार्च अप्रैल 2021 के समय पे सेकेंड वेव आई थी ना, उसको डील करने के कंटेक्स्ट में, उन दो कंडीशंस के कंटेक्स्ट में हम अभी ज्यादा तैयार हैं। क्यों? क्योंकि 90% एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, 50% से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन को 2 डोजेस मिल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा शरीर है वो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी रखे हुए है कोरोना से लड़ने की। लेकिन फिर भी
हमारी सरकार सचेत है, होना भी चाहिए। क्यों सचेत है? क्योंकि इससे पहले जब भी यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स में वेव्स आई, उसके बाद इंडिया में बड़ी डेंजरस वेव और डेडली वेव आई है। जब इंडिया के अंदर सेकेंड वेव आई थी ना डेडली, उससे पहले यूरोप और यूएसए में फैल रहा था कोरोना वायरस, बट हमने ध्यान नहीं दिया, इलेक्शन वगैरह खूब दम से हुए, रिलीजियस गैदरिंग हो रही थी और ऐसा कोरोना फैला कि सब कुछ उड़ा के ले गया। तो इस कंटेक्स्ट में अभी के लिए देखा जाए तो हमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। भले ही वैक्सीनेशन तेज हुआ है, ठीक है ना, भले ही हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अभी के लिए और ज्यादा तैयार है, वैक्सीन डोजेस इनफ है, बट फिर भी हमें सचेत रहने की जरूरत है। ठीक है, देखा जाए तो दुनिया भर में सबको लगा कि जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी कोरोना की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन के बाद भी कोरोना की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। इंडिया के अंदर बात की जाए तो mRNA वैक्सीन तो देखो ज्यादा है नहीं, हमारे पास दो ही वैक्सीन है, एक तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। नीचे बताओ कोविशील्ड और कोवैक्सीन कौन सी फॉर्म ऑफ मेडिसिन से, आपको पता होना चाहिए। mRNA वैक्सीन इंडिया के अंदर अभी भी अवेलेबल नहीं है, मॉडर्ना, फाइजर, कुछ भी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं हुआ। 90% वैक्सीनेशन अप्रोक्सीमेटली कोविशील्ड से ही हुआ है। अभी के लिए देखा जाए तो लगभग 40% एडल्ट्स ऐसे हैं जिनका डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो वो अभी भी यहाँ पे वेलरेबल है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि भाई इलेक्शन का माहौल आने वाला है, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत सारे और स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, लोग मॉल वगैरह जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो प्री पैंडेमिक लेवल्स के लगभग की क्राउड और पब्लिक मिंगलिंग हो रही है। तो इस केसेस में ओमिक्रॉन के फैलने के पूरे चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, इसलिए हमें तैयार रहना है एसेशन मेडिसिन, हॉस्पिटल बेड्स और वैक्सीन के साथ। ये तो सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, सैनिटेशन को रखो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ वाला सिद्धांत यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, लुकिंग बियॉन्ड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, schemes and programs already drafted for the tribal people need to be implemented everywhere। क्या बताया जा रहा है भैया? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था 2006 में, 2006 में, 15 साल हो चुके हैं उसको। अभी के लिए देखा जाए तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर 30 अप्रैल 2020 तक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को 42,50,602 क्लेम्स मिले हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी लैंड के, और उसमें से 46% लैंड टाइटल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी हजारों साल से रह रहे हैं, ये फॉरेस्ट इनके परदादाओं की जमीन रही है। अब बाद में एकदम से ब्रिटिशर्स आ गए, फिर भारत की सरकार आ गई, और भारत की सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए, रेवेन्यू सर्कल्स बनाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये इलाका आ गया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रही कि ये इलाका तुम्हारा कैसा, ये तो हमारा इलाका है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया, जिसके चलते कहा गया कि भाई इन ट्राइबल्स के पास अधिकार है अपनी जमीन का। अब यहाँ पे दो राइट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वैसे तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए लैंड का एलोकेशन करना पड़ेगा, और लैंड का एलोकेशन करने के लिए भाई कैसे ना कैसे करके आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लैंड है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओनरशिप के अंदर आता है। तो इस कंटेक्स्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये बोलना है कि वो इनफ एलोकेशन कर चुके हैं लैंड का, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं जो कि ट्राइबल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनका ये बोलना है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोगों के जेन्युइन क्लेम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को, एप्लीकेशंस को वेट करता है, लेकिन उन एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए, और अक्सर कर ये क्लियरेंस रुकता है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बहुत सारे छोटे मोटे न्यूएंसेस को लगा के लैंड एलोकेट करता है, तो लैंड एलोकेशन पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका बोलना है कि कुछ ट्राइबल पीपल के जेन्युइन क्लेम्स यहाँ पे पूरी तरीके से एलोकेट नहीं किए गए, जितनी जमीन उनको बनती है उतनी एलोकेट नहीं की गई है। फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जमीन आपको एलोकेट होनी चाहिए। कभी कभी मान लो 100 यूनिट जमीन एलोकेट होनी है, लेकिन 60 यूनिट जमीन एलोकेट हुई, तो जो ट्राइबल्स हैं जिनको जितनी जमीन एलोकेट हो जाती है वो उतनी रख लेते हैं, ज्यादा के लिए एप्लीकेशन नहीं डालते, उनको लगता है कि जो पहले एलोकेट हुई थी कहीं वो ना हाथ से निकल जाए। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में एक और प्रॉब्लम है। देखिए, बात यह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर यह बोला गया, तो एफआरए के अंदर एक फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बनाने की जरूरत थी। इस फॉरेस्ट राइट्स कमेटी को बनाने में जो ग्राम सभा है वहां की, उस ग्राम सभा से भी मेंबर उठाने थे, तो फॉरेस्ट राइट कमेटी इन कंसल्टेशन विद ग्राम सभा बनानी थी, और ओवरऑल फिर इस फॉरेस्ट राइट कमेटी को यहाँ पे काम करना था। लेकिन एक्चुअली में ये फॉरेस्ट राइट कमेटी ग्राम सभा के थ्रू नहीं बनाई गई, इनको पंचायत सेक्रेटरी के थ्रू बना दिया गया,
और पंचायत सेक्रेटरी ने उन लोगों को नॉमिनेट कर दिया जिनको नॉमिनेट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला। एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर्स आए, जल्दी जल्दी में यहाँ पे फॉरेस्ट राइट कमेटी बना दी गई और उस फॉरेस्ट राइट कमेटी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं लोगों को ग्राम सभा से। इनफैक्ट जो पहले से ही नोन लोग थे आसपास के, उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया गया। ग्राम सभा ने एक्चुअली मेन फॉरेस्ट राइट कमेटी को नहीं बनाया, क्योंकि ग्राम सभा ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है लोकल इलाके की, गांव की। वो अगर फॉरेस्ट राइट कमेटी बनाती तो रिप्रेजेंटेशन बेटर होता। फिर यहाँ पे देखिए और भी बहुत सी चीज है। एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन वुमेन को देने की बात की गई थी, वो भी यहाँ पे नजर नहीं आया। वुमेन को एक इक्विटेबल रोल प्ले करना था एट एवरी स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, बट वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखो तो कुल मिला के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, लेकिन जो एसेंशियल क्रक्स था उस हिसाब से यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। शुरू में तो ये बोला गया कि भाई जो भी लैंड किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अलॉटकेट किया जाएगा वो सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर एलोकेट किया जाएगा, जबकि बाकी भी प्रूफ्स अवेलेबल थे, बट फिर भी सैटेलाइट आप कह लो कंफर्मेशन पे ज्यादा फोकस किया गया यहाँ पे। तो कुल मिला के सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस के बेसिस पे गुजरात के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर एलोकेट करना, इस प्रकार के नियम कानून बना के आपने बाकी प्रूफ्स को इग्नोर कर दिया और बहुत सारे जो केसेस थे लैंड एलोकेशन के, इनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अगर आप देखें तो 2011 में बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने अथॉरिटीज के ऊपर प्रेशर मारा, तो फिर से इस पर्टिकुलर स्टेट को देखा गया। बस्तर के आसपास, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर नाम की डिस्ट्रिक्ट है, इसके आसपास ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को लैंड एलोकेट किया गया, बट लैंड उनकी पोजीशन में नहीं आया, किसी और ने उसको ऑक्युपाई करके रख रखा है। तो कुल मिला के जो इंप्लीमेंटेशन है इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, ये काफी बौची है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कई जगहों पे जितना लैंड एलोकेट करना था, जितना उसका लीगल एंटाइटलमेंट था अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, उतना लैंड उसको मिला ही नहीं, उससे कम लैंड उसको मिला। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वेलफेयर और डेवलपमेंटल स्कीम है ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वाली, अंदर इसके जो भी लोगों को एलोकेट करने थे उनके राइट्स मिल नहीं पाए। प्लस ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो बहुत ज्यादा इंट्रेंसिकली लोकेटेड इलाके हैं, बहुत ज्यादा इंटीरियर में जो इलाके हैं, वहां पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंटरप्राइज, मतलब जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारे भारत सरकार का और राज्य की सरकारों का, उनकी वेलफेयर और डेवलपमेंटल स्कीम वहां पहुंच नहीं पाती हैं। देखिए, लोगों के लिए बहुत सी स्कीम्स हमारी भारत सरकार ने लागू कर रखी हैं, लेकिन उन स्कीमों का लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, फिर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ये जो सारी स्कीम है ये भारत सरकार और राज्य सरकार की स्कीमें हैं। अगर इनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है तो भाई जो सरकारी मैकेनिज्म है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गांव तक पहुंचना जरूरी है, बट वो गांव तक यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सारे एनजीओज हैं जो कुछ हद तक इंटीरियर इलाकों में पहुंच जाते हैं, लोगों की मदद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां अब तक मदद नहीं पहुंची है। जैसे फॉर एग्जांपल नक्सल इंसर्जेंसी हिट इलाके, इन इलाकों में अभी तक सीआरपीएफ नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी को ही हटा रहा है, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंटल बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। तो इस पे भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। प्लस कभी कभी क्या होता है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर आपको राइट दे दिया गया, लेकिन वो राइट इनफ नहीं है आपका दिन का खर्चा चलाने के लिए। अगर आप देखो तो छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में तेंदू लीव कलेक्टिंग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, उससे लोकल सिगार्स बनाना, इस प्रकार के जो ऑक्यूपेशंस थे वो नल एंड वॉइड हो चुके हैं, अब उनका कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ के आसपास के जो लोग हैं उनका ये बोलना है कि बिहार से जो लेबर आया है वो बहुत कम वेजेस में काम करने को तैयार है, प्लस बहुत सारे लोकल ट्रेडर्स, मिडिल मैन यहाँ पे अपने आर्टिफिशियली मेड रूल्स को इम्पोज करते हैं, जिसके चलते जो लोकल लोग हैं वो इस प्रकार के एमएफपी यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के काम में अब अपने आप को वो ही नहीं करते, इन्वॉल्व ही नहीं करते। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो पहली बात तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के थ्रू जो कमाई होती है इन विलेजर्स की, इन ट्राइबल्स की, वो बहुत कम है। उसके बाद भी उसमें मिडिल मैन वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद भी देखो कि बाहर के लोग जो आके इन इलाकों में सेटल होते हैं, वो बाहर के लोग जो बिहार से आए वो है तो इंडिया का ही, लेकिन लोकल लोगों की तो जो प्रॉपर सेटअप था, इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स, वो तो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर बहुत सारे लोगों को जब लैंड एलोकेट किया गया तो पता चला लैंड पुअर क्वालिटी का है, हिल स्लोप्स पे लोकेटेड है,
तो ना वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है तो आप बारिश पे डिपेंडेंट हो, ऊपर से सॉइल इनफर्टाइल है तो ज़्यादा आप एग्रीकल्चर वहाँ पे कम नहीं कर नहीं सकते, तो बहुत सारे लोग शहरों में काम करने चले जाते हैं या कंस्ट्रक्शन लेबर बन जाते हैं, रोड लेइंग लेबर बन जाते हैं, उनसे उनको लगता है कि इससे उनको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो ओवरऑल कुल मिला के इन ट्राइबल्स के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। तो इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? तो एक तो तरीका ये बताया जा रहा है कि इन इलाकों में आप मेडिकल और इको टूरिज्म शुरू करवा दो। जैसे कि केरला में इको टूरिज्म होता है ना, उसी प्रकार से इस इलाके में आप इको टूरिज्म शुरू करवा दो, तो लोग टूरिज्म के लिए यहाँ पे आएंगे और जो लोकल लोग हैं उनको घुमाएंगे। लेकिन इसके लिए भी उन लोकल लोगों के पास एक मिनिमम लेवल ऑफ स्किल होनी चाहिए जो कि यहाँ पे मिस्ड है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ बताई जानी। ज्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इंडिया के अंदर वो पुअर हैं, लैंडलेस हैं, स्मॉल स्केल फार्मिंग करते हैं, पैस्टोरिज्म करते हैं, नोमैडिक हर्डिंग करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट्स का बाकी नेशनल एवरेज से कम नजर आया है। अक्सर कर ऐसी न्यूज सुनने में आती है कि एक ट्राइबल मैन ओडिशा में 12 किलोमीटर चला अपनी डेड वाइफ की बॉडी को अपने कंधे पे लेके। छत्तीसगढ़ के ट्राइब्समैन ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया 2004 में, चूंकि उनका ये बोलना था कि 1970 में बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को लेने पे सरकार का ज्यादा ध्यान था, ना कि उनके खुद के लोगों पे ध्यान देने का। तो सबसे खास बात तो ये थी कि जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया गया था, ये एक पैनेशिया नहीं था। ये लोगों की प्रॉब्लम को थोड़ा कम जरूर कर सकता था, पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता था। तो इसने कम किया, वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से कम किया। आज की डेट में भी ट्राइबल लोगों के हालात हैं बहुत ज्यादा खराब हैं। इनके लिए और स्पेसिफिक स्कीम्स, एडिशनल प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है जो कि उतनी नहीं बनाई जा रही। फिर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 जैसे प्रोग्राम्स को बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जो भी बहुत हद तक अभी नहीं हो पा रहा है। लोकल लेवल की डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कहीं ना कहीं अभी के लिए कम पड़ रहा है। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उस रिस्पेक्ट में आर्टिकल काफी अच्छा था।